भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि। इस राशि के जातकों में बहुत विशेषताएं होती हैं। जहां विशेषताएं अधिक होंगी तो वहां कमियां भी अधिक हो सकती हैं। प्रश्न सिर्फ सकारात्मकता और नकारात्मकता का है। अगर सकारात्मकता हो तो जातक किस प्रकार के हो सकते हैं, और यदि नकारात्मकता हो तो जातकों के अंदर कौन सी कमियां हो सकती हैं, वह सब बातें हम यहां इस पाठ में समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं मीन राशि को। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों की श्रृंखला चल रही है शून्य से शिखर तक। इस श्रृंखला में हम भावों को, राशियों को और नक्षत्रों को पढ़ रहे हैं। हमने भावों में अभी तक 12वें भाव तक पूर्ण रूप से विश्लेषित कर लिया है, यानी अंतिम भाव को हम पढ़ चुके हैं। राशियों में हमने कुंभ राशि तक विश्लेषित किया है, और यदि नक्षत्रों की बात करें तो हम पूर्व भाद्रपद नक्षत्र तक पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वह राशि परिचय है, यानी कि हम आज भचक्र की अंतिम राशि, कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में यहां चर्चा करेंगे। आज से पूर्व के सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा की तरह यही रहेगा कि क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे, और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है और गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कोई शंका है, तो आप संपर्क के किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, और अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। ज्ञान से संबंधित प्रश्न का उत्तर हम यहाँ बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली से कोई एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हर वीकेंड में हम लाइव सेशन करते हैं। आजकल शनिवार को हम कर रहे हैं, और उसका नोटिफिकेशन पहले से ही आपके पास आ जाए, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहां आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अपनी डिटेल्स आप पहले से भी हमें व्हाट्सएप पे या हमारी जो पोस्ट होती है, यानी कि हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित एक पोस्ट हम डालते हैं, उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में आप अपनी डिटेल डाल दें। उससे होगा यह कि आपका एक तो नंबर प्रायोरिटी पर आएगा, दूसरा हमें आपकी कुंडली को अध्ययन करने के लिए थोड़ा समय प्राप्त होता है, जिससे कि हम जो हमारी प्रेडिक्शन है उसके सटीक होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी जो डिटेल है वह सही हो, तो प्रेडिक्शन भी सटीक और सही होगा। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मीन राशि। हमारी पाठ संख्या है 99, यानी कि 99। और आज हम मीन राशि के जातकों को समझेंगे, और मीन राशि, मीन लग्न किस प्रकार से जातकों के जीवन में फलित करता है वह समझेंगे। हम यहां सिर्फ मीन लग्न या मीन राशि में जन्मे हुए जातकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राशि को समझेंगे। मीन राशि का स्वामी गुरु है। यह अगर हम ब्रह्मांड में देखें तो ब्रह्मांड में इसका विस्तारीकरण 330 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। अगर वर्ण की बात करें तो यह ब्राह्मण वर्ण से है। तो हम जातकों के अंदर जो ब्राह्मण वर्ण से हम गुण देखते हैं, यानी कि ज्ञान का गुण, शिक्षा देने का गुण, ज्ञान देने का गुण, वह हम यहां इसके वर्ण से देख सकते हैं। इस राशि का लिंग स्त्री है, यानी कि यह सौम्य राशि है। जैसा कि हम पहले भी राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि जितनी भी विषम राशियां हैं वह पुरुष राशियां हैं और जितनी भी सम राशियां हैं वह स्त्री राशियां यानी कि सौम्य राशियां हैं।
तो हम यहाँ इस राशि में जन्मे हुए जातकों के सौम्यता की बात भी कर सकते हैं। जब हम दिशा की बात करते हैं तो यह उत्तर दिशा से जुड़ी हुई राशि है। इस राशि का गुण सात्विक है। सात्विकता से हम यहाँ ज्ञान की बात, आध्यात्म की बात, परोपकार की बात, यह सब चीजें समझ सकते हैं। तो हम जातकों के अंदर भी इस प्रकार के गुण देख सकते हैं। जब हम तत्व की बात करते हैं तो जल तत्व से जुड़ी हुई राशि है, क्योंकि उत्तर दिशा से तीनों जल तत्व की राशियां जो है जुड़ी हुई है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो कफ प्रकृति की राशि है, और जब स्वभाव की बात करते हैं तो यह द्विस्वभाविक राशि है। हम इसके प्रतीक चिन्ह को जब देखते हैं तो इसका प्रतीक चिन्ह आप यहां देख सकते हैं, दो मछलियां एक दूसरे के पीछे एक दूसरे से विपरीत दिशा में गोलाकार घूमती हुई सी दिखाई देती हैं। तो यहां हम मछलियों को एक दूसरे के पीछे जो देखते हैं, वहां से हम जातकों के अंदर एक प्रवृत्ति की बात कर सकते हैं। किस प्रकार की प्रवृत्ति? यानी कि जातकों के अंदर एक इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी कि वह अपने आप में ही मस्त रहने वाले, हमेशा अपनी परंपराओं को फॉलो करने वाले, यह एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो यह परिवार के अंदर ही यह जातक इस प्रकार के देखे जा सकते हैं कि वह अपने परिवार की मान्यताओं को फॉलो करते हैं। तो यह हम इसके प्रतीक चिन्ह से भी समझ सकते हैं। जब हम पद की बात करते हैं तो यह राशि अपद है, यानी कि हम द्विपद, चतुष्पद, अपद इस प्रकार की बात करते हैं तो यह अपद है। यहां पर किसी प्रकार के पैरों का आभास नहीं होता है। गण जलचर है, क्योंकि जल से संबंधित राशि है तो गण भी इसका जलचर है। और जब उदय की बात करते हैं, जो कि हम प्रश्न कुंडली जब बनाते हैं तब इस विषय को बहुत गहनता से समझते हैं, तो यह उभयोदयी राशि है। यानी कि ना तो यह पृष्ठोदयी है ना यह शीर्षोदयी है, यह उभयोदयी है, यानी कि यह उन दोनों के मध्य की है। तो यहां जब प्रश्न की बात आती है तो कुछ संशय की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। जब हम बल की बात करते हैं तो यह राशि देवावली है, यानी दिन के समय जिन जातकों का जन्म होता है उनके अंदर इस राशि के गुण अधिक देखे जा सकते हैं। जब हम इस राशि के अंदर उच्च और नीच ग्रहों की बात करते हैं तो यहां शुक्र जो है वह 27 डिग्री पर उच्च का होता है, और बुध इस राशि में 15 डिग्री पर नीच का होता है। जैसा कि हम कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं तो यह राशि यहां पर स्थित होती है, यानी कि 12वीं राशि। और जो हम लग्न की आज बात कर रहे हैं तो हमने इसे मध्य में रख दिया है, यानी यदि किसी जातक का लग्न मीन का हो, या फिर यूं कह लीजिए कि यदि किसी की चंद्र राशि मीन है तो चंद्र इस राशि में बैठा हुआ है। हम यहां इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब यदि आपका लग्न कोई और है तो राशि किसी अन्य स्थान पर हो सकती है, यानी यह 12 अंक जो है किसी अन्य स्थान पर लिखा हो सकता है। तो हम इसको मूवेबल समझ सकते हैं कि यह चक्र के अनुसार कहीं भी किसी जगह पे भी स्थित हो सकती है। जब वह किसी भाव में स्थित हो जाती है तो उस भाव से संबंधित फलित भी हम इस राशि को जोड़कर देख सकते हैं। अब हम जब बात करते हैं इस राशि के जातकों की, तो इस राशि के जातक किस प्रकार के होते हैं यह बात समझनी है। यहां गुरु की ऊर्जा है और यहां 3 नक्षत्रों की ऊर्जा है। तो 3 नक्षत्रों में सबसे पहले तो हम बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की, उसका अंतिम चरण यहां आता है। फिर हम उत्तरा भाद्रपद की बात करते हैं तो यहां उसके चारों चरण आते हैं। तो यहां शनि की ऊर्जा भी दिखाई देती है। और अंतिम जो नक्षत्र इसके अंतर्गत आता है वह रेवती आता है, जहां बुध की ऊर्जा दिखाई देती है। तो हम यहां इस राशि में जन्मे हुए जातकों में इन तीनों ऊर्जाओं को भी देखेंगे, क्योंकि पूर्व भाद्रपद का स्वामी भी गुरु है। तो हम पूर्व भाद्रपद के गुरु को भी देखेंगे, उत्तरा भाद्रपद के शनि को भी देखेंगे और रेवती के बुध को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम राशि स्वामी गुरु की ऊर्जा को सभी जगह जोड़कर देखेंगे। तो हम जब इन सभी ग्रहों की ऊर्जाओं को देखते हैं तो यहां देखेंगे कि आप जातक दयालु होते हैं, दार्शनिक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, भावुकता होती है इन जातकों में, चंचल भी होते हैं। यह जातक साहसी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, यानी कि यदि इन्हें कुछ कहना है तो यह बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं। किसी की मदद करनी हो तो यह पूरे साहस के साथ उसकी मदद करने के लिए उतरते हैं कि हो सकता है कि सामने कोई खतरा हो, उस खतरे से लड़ने के लिए भी यह जातक तैयार रहते हैं यदि किसी की मदद करनी हो।
इन जातकों में आप विचारशीलता देख सकते हैं। जातक जाति, धर्म इन सबसे ऊपर उठकर सोचते हैं। यानी इनके लिए जाति या धर्म कोई विशेष मायना नहीं रखता है, इनके लिए इंसानियत ही विशेष मायना रखती है। हमने इसके स्वभाव की बात की, द्विस्वभाव, तो यहां द्विस्वभाव जो इसका स्वभाव है राशि का, उसके कारण जातकों के विचारों में भी परिवर्तनशीलता देखी जा सकती है। यानी कभी हां कभी ना। तो एकाग्रता की कमी भी जातकों में हो जाती है, क्योंकि जब जातक विचारशील होता है, परिवर्तनशील होता है, तो एकाग्रता में कमी होना स्वाभाविक है। अक्सर जातक अपने आर्थिक भविष्य के लिए चिंतित रहता है। यहां चिंता से तात्पर्य बिल्कुल चिंतित होने से नहीं है, लेकिन आर्थिक भविष्य के लिए विचारोन्मुख होता है। तो ऐसी स्थिति में यह अपना धन को निवेश करता है ताकि भविष्य में उस धन से इसका जीवन यापन हो सके। यानी यह किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता है, संतान पर भी निर्भर होना नहीं चाहते हैं। तो यह जातक इस प्रकार अपने धन को निवेश करते हैं ताकि इनको अपने बुढ़ापे में उस धन से सहायता प्राप्त हो सके। इन जातकों के मित्र कम होते हैं, सीमित मित्रता का दायरा होता है, लेकिन यह मित्र बनाने में जल्दबाजी जरूर करते हैं और अपने सभी भेद अपने मित्रों को भी बता देते हैं। तो इससे होता यह है कि इनके मित्रों में से ही कोई ना कोई इन्हें धोखा भी दे देता है। तो यह धोखे का शिकार हो जाते हैं, और जब धोखे का शिकार हो जाते हैं उसके बाद यह और भी अधिक सीमित हो जाती है। इन जातकों को यदि शारीरिक तौर पर देखा जाए तो शरीर इनका मोटा हो सकता है, सुंदर होते हैं, आंखें खूबसूरत होती हैं, जैसा कि हमने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी पढ़ा था। तो हम यहां जातकों की आंखें खूबसूरत देखते हैं। जातक अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी आदर्शवादिता को भी छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि हमने बात की, यहां पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती की ऊर्जाएं होती हैं। तो हम इन कारणों से भी जातक के अंदर अनुशासन देख सकते हैं, आध्यात्मिकता देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गुण जो होता है इनका द्विस्वाभाविक भी होता है। तो हम यहां राशि के गुण को भी देखें, और यदि हम रेवती नक्षत्र के स्वामी को देखें तो वह भी द्विस्वाभाविक है, यानी बुध। तो हम द्विस्वभाव की बात यहां इस राशि में अधिक कर पाते हैं। गुरु, शनि, बुध इन तीनों के गुण जब जातक के अंदर परिलक्षित होते हैं तो जातक उच्च पदों की ओर अग्रसर होते हैं। उच्च पदों में चूंकि गुरु और शनि दोनों की ऊर्जाएं यहां हैं, तो हम न्याय के क्षेत्र में भी जातकों के जाने की बात कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी जाने की बात कर सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी जाने की बात कर सकते हैं। वैसे जातक शांति प्रिय होता है, लेकिन यदि इन्हें कोई छेड़ दे, इन्हें कोई परेशान करे, तो यह जातक अपनी कठोर प्रतिक्रिया देने पर मजबूर हो जाते हैं। और कठोर प्रतिक्रिया देना भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत अधिक उस व्यक्ति से यह छिड़ जाते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या इन्हें उकसा रहा है। अब इन्हीं ऊर्जाओं के कारण कई बार क्या होता है कि जातक निराशा में डूब जाते हैं। निराशा में डूबने का कारण इनका प्रेम भी हो सकता है, क्योंकि जातक रोमांटिक होते हैं, भावुक होते हैं। यदि यह जातक प्यार में पड़ जाएं तो अक्सर यह प्यार के बारे में ही सोचते रहते हैं, और यदि इनका दिल कहीं टूट जाए या इनके दिल पर चोट लग जाए, यानी प्यार के मामले में यदि इन्हें धोखा प्राप्त हो या प्यार में इनसे कोई कटु बात कह दे, तो यह जातक निराशा में डूब सकते हैं। क्योंकि 12वीं राशि है, हम यहां डिप्रेशन की बात भी करते हैं, अवसाद की बात भी करते हैं। अंतिम राशि है, हम यहां मोक्ष की बात भी करते हैं। क्योंकि जब हम अंत की बात करते हैं तो अंत में हम यहां जातकों के अंदर मोक्ष की ओर अग्रसर होने की भावना को भी देखते हैं। मोक्ष की ओर अग्रसर होने से तात्पर्य मृत्यु की ओर अग्रसर होना नहीं। जातकों में आध्यात्मिकता का वह चरम पाया जाता है जहां जातक दुनियादारी से मुक्त होकर कई बार वैराग्य की ओर भी जा सकते हैं, संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां भी हम यहां मीन राशि के जातकों में देख सकते हैं। लेकिन यदि यह राशि स्वामी पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी स्थितियों में हम नकारात्मकताएं भी अधिक देखते हैं। और नकारात्मकताएं मतलब यहां से बिल्कुल विपरीत बातों को हम देख सकते हैं। जातक आध्यात्मिक होंगे, लेकिन आध्यात्मिकता में उनके पास में तर्क बहुत अधिक होंगे और वह कभी भी
अध्यात्म को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, यानी बिल्कुल विपरीत चले जाएंगे। जहां तक आध्यात्मिक हो गए, आध्यात्मिकता के अंदर वह हो सकता है जो गुप्त विद्याओं की, ऑकल्ट साइंसेस की जो विधा है उसको पकड़ने और वहां गलत प्रकार से उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दें। यह जातकों के अंदर नकारात्मकता आ सकती है। यहां अगर हम जातकों को देखें तो यह परिस्त्रियों में भी रुचि रखने वाले हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूर्व नक्षत्र की बात करें, पूर्व भाद्रपद जिसको हम पढ़ चुके हैं, तो वहां हम इस प्रकार की प्रवृत्तियां जातकों के अंदर देखते हैं। आने वाले नक्षत्रों को भी हम पढ़ेंगे तो और स्पष्ट रूप से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। अब हम अगर इन जातकों के पूरे जीवन की बात करें कि जीवन में किस प्रकार की गतिविधियां इनकी विभिन्न भावों से देखी जा सकती हैं, तो हम इसको यहां समझ सकते हैं। यह हम तब समझेंगे यदि किसी जातक का लग्न मीन राशि का हो, यानी चंद्र यहां है या नहीं है। चंद्र है तो मीन राशि, मीन लग्न हो जाएगा, लेकिन चंद्र हो सकता है किसी अन्य राशि में बैठा हो, तो हम उस राशि के कारकत्वों को भी यहां जोड़कर दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए जातकों के जीवन का फलादेश करेंगे। तो यहां अगर मीन लग्न है तो मीन लग्न से हम जातकों को किस प्रकार समझ सकते हैं। अगर हम प्रथम भाव से समझने की कोशिश करें तो अभी तक हमने जो भी बातें की हैं जातकों के बारे में, हम उन सभी बातों को यहां समझ सकते हैं। और यदि हम द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। तो जातकों का कुटुंब को यदि समझना हो, हम यहां मेष राशि के मंगल की ऊर्जा देखते हैं तो अग्नि तत्व की राशि है। हम कठोरता की बात कर सकते हैं तो कठोरता कहां होगी? कुटुंब में होगी। यानी हम इनके बुजुर्गों की बात करें, इनके दादाजी, परदादाजी, या हम किसी भी पूर्वजों की बात कर सकते हैं, वहां इनके जीवन में कठोरता देखी जा सकती है। यानी या तो बहुत ज्यादा अनुशासन होगा, या फिर हो सकता है कि यदि भाव पीड़ित हो, भावेश पीड़ित हो, तो हम विपरीत स्थितियां भी देख सकते हैं। वह कठोरता कटुता में परिवर्तित हो सकती है। हो सकता है कि जातक के जीवन में, जातक के परिवार में मारपीट की घटनाएं कुछ अधिक होती हो, क्योंकि मंगल है, मारपीट की बात कर सकते हैं, लेकिन पीड़ित होने की अवस्था में हम इस प्रकार की बातें करेंगे। अन्यथा हम यहां से बिल्कुल सीधी सीधी बात समझेंगे। इसी प्रकार अन्य भावों को भी समझेंगे तो वहां भी यदि पीड़ित होता है तो हम उसको उसी प्रकार से समझ जाएंगे कि जिस प्रकार हमने मंगल को समझा कि मंगल यदि पीड़ित है तो यहां पर किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, उसी प्रकार से अन्य भावों को भी समझेंगे। फिर हम तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है, समाज का है, छोटी यात्राओं का है। यह सब बातें हम तृतीय भाव से समझते हैं। और तृतीय भाव का यहां जो स्वामी बनता है वह शुक्र बनता है, तो शुक्र की ऊर्जाओं से हम तृतीय भाव को समझते हैं। तो हम परंपराओं से हटकर चलने वाली बात कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र है, कामनाओं की बात करते हैं, छोटी इच्छाओं की बात करते हैं, तो यह जातक परंपराओं से हटकर चलने वाले हो सकते हैं। और इन जातकों के संपर्क में ज्यादातर आध्यात्मिक लोग ही मिलेंगे आपको। आध्यात्मिक लोगों के साथ वार्ता करना यह पसंद करते हैं। छोटे भाई बहनों से जो संबंध होते हैं, इनके आप यूं मान सकते हैं गुरु शिष्य जैसे संबंध भी बनाना पसंद करते हैं। यानी ये छोटे भाई बहनों को अपने शिष्य मान के ही उनको गुरुओं की तरह उपदेश देना, समझाना, इस प्रकार के भी आप जातक देख सकते हैं। यही बात इनकी समाज के साथ भी होती है। यहां संबंधों में थोड़ी सी स्थिरता देखी जा सकती है, लेकिन कई बार पीड़ित होने की अवस्था में संबंधों में उतार चढ़ाव हो जाता है। और पीड़ित होने की अवस्था में यहां जातक व्यर्थ का ज्ञान अपने छोटे भाई बहनों पर समाज में डालने की कोशिश करता है। यानी जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है, उस ज्ञान को उनके ऊपर थोपने की कोशिश करता है। जब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो यहां से हम माता की बात करते हैं, और यहां बुद्ध की ऊर्जा दिखाई देती है। तो बुद्ध की ऊर्जा से हम माता के अंदर जो कम्युनिकेशन करने की पावर है, जो संपर्क की शक्ति है, वह माता के अंदर देखी जा सकती है। बुद्ध है, बुद्धिमानी की बात करते हैं, तो जो घर का माहौल होगा, जो पारिवारिक माहौल होगा, वह सुखद होगा, अच्छा माहौल होगा। हम पढ़ने के लिए भी जब बात करते हैं तो हम चतुर्थ भाव से यह देखते हैं कि जातक का जो माहौल है वह किस प्रकार का है, प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार की प्राप्त करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, घर का पढ़ने का माहौल ठीक है या नहीं,
तो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं तो यहाँ बुध की ऊर्जा, यह सब बातें पॉजिटिव में देती है। और पीड़ित होने की अवस्था में हम यहाँ बिल्कुल उल्टी बातें समझेंगे। फिर हम बात करते हैं पंचम। तो पंचम में हम चंद्र की ऊर्जा देखते हैं, तो यहां से हम संतान की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, रुचियों की, अभिरुचियों की बात करते हैं। यहीं से हम जो जातक शेयर में, सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार की जगह पे जो निवेश करते हैं उनकी बात भी यहां से समझते हैं। वह अलग बात है कि हम यहां से अष्टम भाव को भी जोड़ेंगे तब हम इन बातों को और स्पष्ट समझते हैं। लेकिन जब हम इसको चंद्र से देखें तो चंद्र उतार चढ़ाव का ग्रह है और उतार चढ़ाव में अत्यधिक उतार चढ़ाव की बात कर सकते हैं। हम यहां चंद्र से उतार चढ़ाव की ही बात करते हैं, तो जातक के जीवन में संतान से जो संबंध होंगे वह उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। इनके प्रेम के जो संबंध होंगे वह भी उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि जातक के अंदर निराशावादिता भी आ सकती है कई बार। और यदि पीड़ित होने की अवस्था करें तो हम यहां पर इसके विपरीत नहीं देखेंगे, बल्कि यह कहेंगे कि पीड़ित होने की अवस्था में यह विपत्तियां और अधिक बढ़ सकती हैं। फिर हम बात करते हैं छठे भाव की। तो छठे भाव में सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य की ऊर्जा से हम यहां रोग, रिपु, ऋण तीनों का विध्वंस देख सकते हैं। यहां सूर्य की ऊर्जा है, तीनों का विध्वंस देख सकते हैं। यानी ना तो रोग ज्यादा टिक पाएंगे, ना शत्रु टिक पाएंगे और ना ही ऋण ज्यादा टिक पाएगा। लेकिन स्वामी स्थित कहां है? स्वामी पीड़ित तो नहीं, और पीड़ित होने की अवस्था में उल्टी बात करेंगे। लेकिन सूर्य यहां पर एक नकारात्मकता देता है कि यहां मीन राशि के जातकों को हृदय रोग होने की संभावना बनती है, क्योंकि सूर्य से हम हृदय रोग की बात भी करते हैं। अगर सूर्य पीड़ित है तो हृदय रोग की बात भी कर सकते हैं, हड्डियों से संबंधित समस्याओं की बात भी कर सकते हैं। फिर हम जब सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव से हम यहां बुध की ऊर्जा देखते हैं। तो अक्सर आप ये देखेंगे कि जातक जब अपने जीवन साथी से व्यवहार करता है तो वहां सबसे पहले तो जातक समर्पित होता है अपने जीवन साथी के प्रति। लेकिन यहां बुध की ऊर्जा है तो यहां जातक का जीवन साथी जो है वह व्यवहारिक बुद्धि का हो सकता है, व्यापारिक बुद्धि का हो सकता है। क्योंकि गुरु और बुध आपस में मित्र नहीं है। हालांकि आप देखेंगे कि विभिन्न लग्नों में अधिकतर लग्न ऐसे हैं जहां पर लग्न की और सप्तम भाव की मित्रता नहीं है। लेकिन यहां की स्थिति को यदि देखें तो दोनों ही द्विस्वाभाविक हैं। तो यहां दोनों के द्विस्वभाव की बात कर सकते हैं। जातक के जीवन में जो मतभेद होंगे वह रोमांटिक होने की वजह से भी हो सकते हैं, रोमांस के अधिकता की वजह से भी हो सकते हैं। और हम यहां पर यदि पीड़ाएं हो तो हम उनको यह भी देख सकते हैं कि जातक के जीवन में जो अतिरिक्त संबंध है उनकी वजह से भी मतभेद देखे जा सकते हैं। जब हम अष्टम भाव की बात करते हैं तो पुनः यहां शुक्र की ऊर्जा प्राप्त होती है और शुक्र दैत्य गुरु है। तो हम यहां अष्टम भाव से ऑकल्ट साइंसेस की बात करते हैं, गूढ़ विद्याओं की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं। तो शुक्र की ऊर्जा यहां जातक को ऑकल्ट साइंसेस में यानी गूढ़ विज्ञान में, ज्योतिष शास्त्र में और इस प्रकार के अन्य शास्त्रों में, अन्य विद्याओं में, खोजी विद्याओं में अच्छा जानकार बनाते हैं। तो शुक्र की ऊर्जाएं यहां जातक को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती हैं कि जातक अपने जीवन में गुप्तचर की बात भी कर सकते हैं। हम जब अष्टम भाव से बात करते हैं तो गुप्त विद्याओं की बात करते हैं, हर गुप्तता की बात करते हैं। तो यहां हम जातक के जीवन में इस प्रकार की चीजें भी देख सकते हैं। जब हम नवम भाव में आ जाते हैं तो यहां मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मंगल की यहां जलीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जातक धर्म में डूबने वाला होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के साथ साथ धर्म में भी गुप्तता देखी जा सकती है जातक के जीवन में। आप गुप्तदान की बात कर सकते हैं, गुप्त रूप से धर्म को मानने वाला हो सकता है, लेकिन धर्म में बहुत अधिक डूबने वाला हो सकता है। आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान होता है जातक के पास। और यदि पीड़ित हो जाए तो पीड़ित होने की अवस्था में जस्ट हम उल्टा समझ सकते हैं, नास्तिकता को भी समझ सकते हैं, जातक ईश्वर को नहीं मानता ऐसा भी समझ सकते हैं। पिता के साथ संबंधों को भी हम यहां से देख सकते हैं कि मंगल यदि पीड़ित है तो जाहिर सी बात है कि पिता के स्थान का जो स्वामी है वह पीड़ित है, तो हम पिता के जीवन में पीड़ा देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दशम भाव की। यहां गुरु की ही जो मूल त्रिकोण राशि है वह दशम भाव में स्थित होती है, यानी कि धनु राशि। तो यहां से गुरु की ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम गुरु की ऊर्जा की बात करते हैं तो जातक को अच्छे कामों से जुड़ा हुआ देखते हैं।
जातक के कार्य अच्छे होते हैं। अब जब हम छठे भाव की बात कर रहे थे तो हमने यहां सूर्य की एक ऊर्जा को समझा नहीं। हम यहां से जातक के कार्यस्थल को भी देखते हैं तो कार्यस्थल में जातक नैतिक कार्य करने वाला होता है, और यहां दशम भाव में गुरु की राशि होने की वजह से हम उसको कंफर्म भी मान लेते हैं कि जातक अच्छे कार्य करने वाला होगा, अच्छे क्षेत्रों में कार्य करने वाला होगा, अपने प्रयासों से आगे बढ़ने वाला होता है जातक। यानी अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से जातक किसी प्रकार की गलत गतिविधियों को अपने जीवन में बढ़ावा नहीं देता है कि वह अपने कार्यों में कहीं से कोई गलत प्रयोग करे। तो हम जातक के जीवन में अच्छे कार्यों को देखते हैं। जातक अक्सर लोगों में जागरूकता लाने वाले कार्य करता है। तो आप मोटिवेशनल स्पीकर्स देख सकते हैं, धर्मगुरु देख सकते हैं, महंत देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आजीविकाएं हैं वह भी जातक के जीवन में देखी जा सकती हैं। जब हम 11वें भाव की बात करते हैं तो यहां से शनि की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम मित्रों की बात करें तो सीमित मित्रता का दायरा जातक का देखा जा सकता है। साथ ही साथ मकर राशि की ऊर्जा है, शनि की ऊर्जा है, तो मकर राशि के शनि की ऊर्जा से हम यहां जातकों को दोस्तों से जो धोखा मिलता है वह भी देख सकते हैं। अब या तो जातक दोस्तों को धोखा देगा या दोस्तों से धोखा लेगा, तो हम दोनों ही स्थितियों को समझ सकते हैं। बात सिर्फ इसकी है कि जो भाव का स्वामी है वह किस प्रकार की अवस्था में है। यदि वह अच्छी अवस्था में है तो अच्छी बातें करेंगे, बुरी अवस्था में है तो बुरी बातें करेंगे। यहां से जातक के जीवन में लाभ की बात करते हैं, यहां से जातक के जीवन में हम इच्छा पूर्ति की बात करते हैं, तो लाभ में और इच्छा पूर्ति में दोनों में ही विलंब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है। तो वह इच्छाओं को पूर्ति करने में डिले कर सकता है, लाभ प्राप्त होने में डिले हो सकता है। तो यहां से हम जातक के जीवन में इस प्रकार की बातों को समझ सकते हैं। और यदि हम 12वें भाव की बात करें, व्यय भाव है, यहां पर कुंभ राशि के शनि की ऊर्जा प्राप्त होती है। कुंभ से हम विदेश समझते हैं, 12वें से भी विदेश समझते हैं। तो हम जातकों के जीवन में जो लाभ की स्थिति है वह विदेशों से समझ सकते हैं। जातकों के कार्य विदेशों से संबंधित हो सकते हैं, जातकों को विदेशों में सफलता प्राप्त हो सकती है। हम इस प्रकार की बातें यहां कुंभ राशि के शनि से समझ सकते हैं। और यदि हम मीन राशि के जातकों की आजीविकाओं की बात करें तो हम आजीविकाएं तो नक्षत्रों में भी पढ़ते हैं, और उन्हीं आजीविकाओं में से मुख्य आजीविकाएं हो जाती हैं। तो हम यहाँ शिक्षकों की बात भी करते हैं, अध्यापकों की बात करते हैं, यहाँ हम सन्यासियों की बात करते हैं। सन्यासियों का भी तो अपना एक जीवन यापन होता है। हम यहाँ वैराग्य की बात करते हैं, जो वैरागी देखे होंगे आपने, दुनिया से कोई मोह माया नहीं है, उस प्रकार के लोगों की बात भी हम यहाँ से करते हैं। हम यहाँ चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं, तो चिकित्सा में जाने वाले जातक भी मीन राशि के होते हैं। मीन राशि से हम न्याय के क्षेत्र में उच्च पदों पर कार्य करने वाले जातकों को देखते हैं। मीन लग्न से हम इस प्रकार की बात देख सकते हैं, तो जातक जजेस होते हैं, काउंसलिंग के क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। क्योंकि प्रदर्शन कला हम तृतीय भाव से शुक्र की ऊर्जा देखेंगे तो प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले भी होते हैं जातक। हम यहाँ सेना की बात भी करेंगे, पुलिस की बात भी करेंगे, कंसल्टेशन की बात भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात हम यहाँ फाइनेंस की बात करेंगे, क्योंकि गुरु धन स्थान का कारक है। तो जातक फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाला भी हो सकता है। यह कुंडली की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर है, ग्रहों की जो बल होते हैं उनके ऊपर निर्भर है, ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर है, ग्रहों की पीड़ाओं के ऊपर निर्भर है। हम किस प्रकार से जातकों के जीवन में आजीविकाओं को स्पष्ट कर सकते हैं, वह स्पष्ट करना हम आगे जब पाठों को बढ़ाते चलेंगे तो आप यह देखेंगे किस प्रकार हम जातकों के जीवन में आजीविकाओं को भी स्पष्ट करते हैं। तो हमने यहां मीन राशि को संपूर्ण रूप से पढ़ दिया है। यदि फिर भी आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो छूट गई है, हम बताना भूल गए हैं, तो आप संपर्क के किसी भी माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, आप हमें सूचित कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि यह चीज छूट गई है। तो आने वाले पाठों में जहां हम इस प्रकार की बातों को जोड़ सकते हैं वहां हम अवश्य जोड़ देंगे। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आप लाइक करना भूल जाते हैं, आप वीडियो देखते हैं, देखते चले जाते हैं, या तो आप बहुत अधिक डूब जाते हैं वीडियो देखने में, या फिर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही। मैं ऐसा समझ सकता हूं। यदि आप अपनी कुंडली में से एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आप हमारे लाइव में आए,
शनिवार को हम लाइव करते हैं और पूर्व में जो हम पोस्ट डालते हैं लाइव से संबंधित जो हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं वहाँ आप कमेंट हमें दे सकते हैं, कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं ताकि हम उसकी स्टडी पहले से कर लें और आपको प्रायोरिटी प्राप्त हो जाए। और लाइव में समय से आ जाएं तो आपको हम प्रायोरिटी पे अटेंड कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास डिटेल लगातार आती रहती हैं और उन डिटेलों को हम लेते रहते हैं। और यदि आप लोगों की डिटेल हमारे पास पूर्व से ही उपलब्ध होगी तो हमें जो कंप्यूटर में डिटेल फीड करने में समय लगता है वह समय बचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर पाएंगे, उनके बारे में बता पाएंगे। अगला वीडियो जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं वह है हमारा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का, जहां हम नक्षत्र से जुड़े हुए पहलुओं के द्वारा नक्षत्र को विश्लेषित करेंगे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कर्म